मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले टर्न पे देखा था कि लीगल पर्सनैलिटी क्या होती है और ये कितने प्रकार की हो सकती है। हमने विशेष कर देखा था कि जो पर्सनैलिटी है वो पर्सन शब्द से बन रही है, और अगर इसका इतिहास देखा जाए तो पर्सनैलिटी ये पर्सोना शब्द से बना है, जो कि लैटिन शब्द है। पर्सोना शब्द यूनानी भाषा का पर्यायवाची शब्द पर्सोपोन है। बाकी की बातें हमने देखी थी। आज हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। दो तरह की पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व दो तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक व्यक्ति और दूसरा कृत्रिम व्यक्ति, जो कि ऐसा अस्तित्व होता है कि जो जीवित प्राणी न होते हुए भी उसको व्यक्ति माना जाता है। जीवित प्राणी नहीं है लेकिन फिर भी उसको हम व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहली जो कैटेगरी है प्राकृतिक व्यक्ति के बारे में। प्राकृतिक व्यक्ति, नेचुरल पर्सन। ये नेचुरल पर्सन जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो भी जीवित मनुष्य है, विधिक दृष्टि से अगर देखा जाता है तो जीवित मनुष्य में एक तो अधिकार निहित किए जा सके, दूसरा उसको कर्तव्याधीन रखा जा सके। राइट एंड ड्यूटीज़ दोनों साथ साथ चलती हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है और आपने बहुत जगह देखा होगा कि जहाँ अधिकार है तो ही दायित्व होगा, और अगर आप अधिकार रखते हो तो आपकी ड्यूटी भी बनती है, दायित्व भी बनता है। आपका अधिकार जैसे सड़क पे चलने का है, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है, आपका दायित्व ये है कि जो प्रेस्क्राइब्ड साइड है उसी प्रेस्क्राइब्ड साइड पे ही हम चलें। जैसे आमतौर पे भारत में निश्चित रूप से ये प्रचलन है कि सड़क के बाईं ओर चलना है। अगर हमें ओवरटेक करना है तो दाहिनी ओर से करना है। ये नियम बना हुआ है। आपका अधिकार भी यही है कि आप बाईं तरफ चलें। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति है उसका भी अधिकार ये बनता है। अगर हम इस अपना जो दायित्व है इस दायित्व को उल्टा कर देते हैं तो फिर दूसरे के अधिकारों का हनन होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने अधिकार के लिए किसी दूसरे के अधिकारों को हम नष्ट कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ कि हमारे दायित्व के लिए दूसरे का दायित्व है वो खतरे में न पड़ जाए, दूसरे का अधिकार खतरे में न पड़ जाए। दोनों चीज़ें साथ चलने वाली हैं, राइट एंड ड्यूटीज़। तो यहाँ पर हम जीवित मनुष्य की भी बात करते हैं तो जीवित मनुष्य में अधिकार निहित किए जा सकते हैं और उसको कर्तव्याधीन किया जा सकता है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन एग्जाम्पल्स को हमें देखना इसके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है प्राकृतिक व्यक्ति के लिए। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है अजन्मे बालक की स्थिति। जो बालक अभी अपने माँ के गर्भ में है, जिसने अब तक जन्म नहीं लिया है, ऐसे बालक की स्थिति क्या होती है? क्या उसको लीगल पर्सनैलिटी की स्थिति में माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है? उसके लिए सबसे पहला इसमें हम हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम, उसके अंतर्गत देखते हैं कि वो बालक है, वो बालक किसी संपत्ति का स्वामी हो सकता है। पहली चीज़ आप ध्यान रखें, वो संपत्ति का स्वामी हो सकता है, परंतु उसका जो स्वामित्व होगा वो समाश्रित होगा, कॉन्टिजेंट ओनरशिप वो रखेगा, समाश्रित।
इसका मतलब सीधा सा ये है कि ऐसे समाश्रित स्वामित्व उसके अंदर क्यों धारित किया गया है, उसके पीछे एक कारण है कि वो जो बालक है उसके लिए संभावना है, क्योंकि उसने जन्म लिया अभी तक, जन्म लिया नहीं है उसने अभी तक, तो हो सकता है कि वो मरा हुआ पैदा हो, जीवित ही पैदा ना हो, और दूसरी स्थिति है कि गर्भ में ही वो मर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसको जो राइट ओनरशिप मिली है, स्वामित्व मिला है, वो समाश्रित स्वामित्व मिला है, कॉन्टिजेंट ओनरशिप उसको मिली हुई है। दूसरी बात करते हैं हमारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, जो आईपीसी है, उस आईपीसी के अंतर्गत इसके सेक्शन 312, 313, 316 ये सब एक चीज़ से रिलेटेड है। वो चीज़ है गर्भ में मृत्यु कारित करना, उसके लिए सज़ा है, उसके लिए जो उसका जो परिभाषा है वो सब इसमें दे रखी है। इसको हत्या की श्रेणी में लिया जाता है। अगर गर्भ में किसी बालक को मार दिया जाता है, उसकी मृत्यु कारित कर दी जाती है किन्हीं वैज्ञानिक साधनों की मदद से, तो ऐसी स्थिति में उसको हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा, और जो हत्या के लिए जो दंड उसको हत्या करने वाले को मिलता है वो ही इस प्रकार का कृत्य कारित करने वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित है, उसको वो ही सज़ा मिल जाएगी। हमारी पुरानी विधि के अनुसार हम देखें, पुरातन विधि के अंदर जो गर्भवती स्त्रियां थीं, ऐसी स्त्रियां जो गर्भवती थी, उन स्त्रियों को मृत्युदंड तब तक नहीं दिया जाता था जब तक कि उनकी प्रसूति न हो जाए। यानी पुराने समय में भी हमारे ये इस प्रकार की विधि प्रचलित थी कि अगर कोई महिला गर्भ से है तो उस महिला को जब तक मृत्युदंड की सज़ा या फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक कि उसने उस बच्चे को जन्म नहीं दे दिया हो। बच्चे को जन्म देने के बाद ही उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो ये स्थिति थी पुरातन विधि में। यहाँ पर हम एक विशेष बात करेंगे, इंग्लिश मृत्युदंड प्रत्याशी माताएं अधिनियम 1931 के अंतर्गत। ये इंग्लिश अधिनियम है, मृत्युदंड प्रत्याशी माताएं अधिनियम 1931 के अंतर्गत मृत्युदंड के स्थान पर उसको आजीवन कारावास दिया जा सकता है। मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा उसको, ऐसी स्थिति में उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। उस महिला को जिसके गर्भ में बच्चा है तो उसको फांसी की सज़ा या मृत्युदंड की सज़ा न देकर उसको आजीवन कारावास की सज़ा देने का प्रावधान इस एक्ट में है, जो इंग्लिश मृत्युदंड प्रत्याशी माताएं अधिनियम 1931 है, उसके अंतर्गत। अब हम बात करें चौथा जो एग्जाम्पल है हमारे हिंदू विधि के अंतर्गत, पर्सनल लॉ जो हिंदू विधि है उसके अंतर्गत अविभाजित हिंदू परिवार की बात करते हैं, UHF, अविभाजित हिंदू परिवार, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, UHF। इसकी जो संपत्ति होती है उसका जब बंटवारा होता है, उस बंटवारे के समय अजन्मे बालक का हिस्सा या भाग भी रखा जाता है, उसका छोड़ दिया जाता है कि जिस बालक ने अभी जन्म लिया, गर्भ में है, माँ के गर्भ में है, तो जब संयुक्त संपत्ति का बंटवारा होता है हिंदू परिवार में, तो ऐसी स्थिति में उस अजन्मे बालक का हिस्सा छोड़ दिया जाता है। ये इसलिए छोड़ा जाता है कि जब वो जन्म लेगा उसके बाद वो अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर विशेष बात, जो विशेष कोट हमने प्रोफेसर GW पैटन के शब्दों में लिया है। GW पैटन, जिन्होंने कहा है कि अजन्मा बालक विधिक अस्तित्व नहीं रखता। पैटन ने कहा है साफ शब्दों में कि जिस बालक ने जन्म नहीं लिया है वो अपना विधिक
अस्तित्व नहीं रखता है, क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है, वो अधिकारों से न्यून है, अधिकार रहित है, वो उसके पास कोई अधिकार नहीं है। दूसरे हिस्से में बात करते हैं, विशेष रूप से हम यहाँ पे कोट करना चाहेंगे। ये इसलिए है कि केवल अजन्मा बालक ही नहीं अपितु गर्भ में आए शिशु को भी विधि के अंतर्गत व्यक्ति माना जाता है। ये विशेष एक दूसरे को क्लेश करते हुए बातें हैं, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि केवल अजन्मा बालक ही नहीं अपितु गर्भ में आए शिशु को भी विधि के अंतर्गत व्यक्ति माना जाता है, उसको व्यक्ति माना जाता है। जबकि पैटर्न क्या कहता है कि अजन्मा बालक विधिक अस्तित्व नहीं रखता है, क्योंकि वह अधिकारों से रहित है। अब ये तो स्थिति थी बालकों के संबंध में, जो अजन्मे बालक हैं उनके संबंध में ये स्थिति है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रेणी में आता है, आपको टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। दूसरा, वास्तविक मनुष्यों के विधिक व्यक्तित्व के संदर्भ में बात हो रही है। जो वास्तविक मनुष्य हैं उनके बारे में बात करें तो ये सब पुराने समय की हम बात कर रहे हैं। कोई निष्कासित व्यक्ति है जिसको देश निकाला दिया हुआ है, ऐसा व्यक्ति पुराने समय में चलता था कि देश निकाला दे दिया जाए, निष्कासित उसको कर दिया जाए। तो ऐसे व्यक्ति को विधि के अंतर्गत व्यक्ति नहीं माना जाता था। निष्कासित व्यक्ति विधि के अंतर्गत व्यक्ति नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि निष्कासित व्यक्ति कोई अधिकार और ड्यूटीज दोनों से रहित है, उसके पास अधिकार भी नहीं है और उसको दायित्व भी धीन भी नहीं बनाया जा सकता है। निष्कासित करने का कारण क्या था? कोई ऐसा कारण रहा है जिस कारण से उसको अधिकारों से वंचित किया गया है और दायित्वों से बिल्कुल मुक्त किया गया है। तो अगर ऐसे निष्कासित व्यक्ति की कोई हत्या भी कर देता तो वो अपराध नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वो व्यक्ति नहीं माना जाता, वैधिक व्यक्ति नहीं है, लीगल पर्सनैलिटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति किसी निष्कासित व्यक्ति की हत्या कर देता तो ऐसी स्थिति में उस हत्यारे व्यक्ति को हत्या के लिए सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा एग्जाम्पल आता है वैवाहिक सूत्र में बंधे हुए पति पत्नी। पति पत्नी जब विवाह की स्थिति होती है तो विवाह की स्थिति में जब वो परिणय सूत्र में बंध जाते हैं तो विधि की दृष्टि में ऐसे पति पत्नी को एक व्यक्ति माना जाता था, एक इकाई माना जाता था इनको, एक व्यक्ति। और अगर इसको शाब्दिक अर्थ में देखा जाए कि यहाँ पर जो बात कही गई है कि विधि की दृष्टि से एक ही व्यक्ति माने जाते थे, तो यहाँ पे हम बात करें यदि शाब्दिक अर्थ के हिसाब से देखें कि यदि पति पत्नी की या पत्नी पति की हत्या कर दे तो इसे हत्या नहीं माना जाता था, इसको एज ए सुसाइड देखा जाता था, इसको केवल आत्महत्या की दृष्टि से ही देखा जाता था। ये होना चाहिए। अगर एक ही है, पति पत्नी एक ही है, तो इसका मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है कि दोनों में से कोई भी किसी का हत्या कर देता है तो हत्या का अपराध नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो होना चाहिए कि वो सुसाइड किया है, उसने आत्महत्या की है, तो ये होना चाहिए उसी हिसाब से। ये केवल हमने टिप्पणी की है इसके ऊपर। जब पति पत्नी को एक व्यक्ति माना जाता है तो उस दृष्टि से। तीसरी बात आती है मृत मनुष्यों की विधिक स्थिति। जो मनुष्य मृत हो चुके हैं, जीवित नहीं हैं, उनकी क्या विधिक स्थिति हो सकती है? तो उसके लिए डाइस एंड ह्यूज ये विधि शास्त्री हैं। तो दोनों ने ही यहाँ पे इसको कोट किया है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात
विधि को मृतक में कोई रुचि नहीं होती है। मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद विधि को उस मृतक में कोई रुचि नहीं होती है। अतः मृत मनुष्यों को विधिक दृष्टि से व्यक्ति नहीं माना जाता। जो मृत व्यक्ति है उसको विधिक दृष्टि से व्यक्ति नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि उनके न तो अधिकार हो सकते हैं और न ही दायित्व हो सकते हैं। इन दो चीज़ों को आप याद रखें हमेशा, अधिकार और दायित्व। किसी व्यक्ति में अधिकार और दायित्व अधिरोपित किए जा सकते हैं तो ही वो विधिक व्यक्तित्व के श्रेणी में आता है। तो डाइस और ह्यूज की दृष्टि से यही है कि ऐसे जो मृत व्यक्ति है उस मृत व्यक्ति में न तो अधिकार और न ही दायित्व उनके ऊपर रखे जा सकते हैं। न तो उनके कोई अधिकार होता है न ही दायित्व होता है। यहाँ पे आगे कोट किया है डाइस ह्यूज ने कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उनका संपूर्ण अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जब मनुष्य की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद में उसका, मनुष्य का सारा का सारा जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। तथापि कुछ प्रयोजन के लिए, कुछ ऐसे प्रयोजन हैं जिनके लिए मृत व्यक्ति का विधिक अस्तित्व बना रहता है। कुछ एक ऐसे प्रयोजन हैं जिनके लिए उसका अस्तित्व, विधिक अस्तित्व बना रहता है। अब कुछ प्रयोजन कौन से हैं? जैसे कोई मृत व्यक्ति है तो उसको सही तरीके से उसके शव का अंतिम संस्कार किया जाना, ये उसका अधिकार माना जाता है। ये प्रयोजन है, जिस प्रयोजन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि उसका सही ढंग से उसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। उसके शव का किसी तरह से कोई अपमान नहीं होना चाहिए। अब उत्तराधिकार विधि की बात करते हैं। इसमें डाइस और ह्यूज की बात कर ली, मृत व्यक्तियों के बारे में। उत्तराधिकार विधि की बात करते हैं तो उत्तराधिकार विधि के अंतर्गत देखते हैं कि कोई जो व्यक्ति है जिसने की वसीयत की है और वसीयत के अंतर्गत उसने उन व्यक्तियों के बारे में या फिर अपनी संपत्ति को इस प्रकार से व्ययन किया जाना है उसके बारे में उसने लिखा है अपनी वसीयत में कि मेरी संपत्ति अमुक व्यक्ति को जाने चाहिए, अमुक व्यक्ति को नहीं जाने चाहिए, अनाथ आश्रम में जाने चाहिए या और किसी धर्मार्थ कार्य में लगाई जाने चाहिए। ये सब उसकी जो इच्छा होती है मृत व्यक्ति की, वो सारी इच्छा उस वसीयत में लिखी हुई होती है। तो संपत्ति का व्ययन कोर्ट मृतक की इच्छानुसार, वसीयत के अनुसार ही करती है। कोर्ट के माध्यम से उस मृतक की जो इच्छा जो रही है वसीयत के अंतर्गत, उस वसीयत के अंतर्गत ही उसकी संपत्ति का व्ययन किया जा सकता है। आईपीसी की बात करें मृत व्यक्ति के बारे में, आईपीसी में बहुत सारे ऐसे हमारे पास सेक्शंस हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे सेक्शन के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के अंतर्गत उस मृत व्यक्ति के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं, सबका अंतिम संस्कार शालीनता से किया जाए, जो हमने अभी बात की थी कि अंतिम संस्कार शालीनता के साथ में किया जाना चाहिए। दूसरा, सबकी अवहेलना अपमानित करने के आशय से नहीं होनी चाहिए, कि सबको अपमानित करने के आशय से सबकी अवहेलना अगर ये होती है तो ये दोनों ही चीज़ें, चाहे वो अंतिम संस्कार शालीनता से नहीं किया गया है या फिर सबकी अवहेलना की गई है, तो दोनों ही दंडनीय अपराध हैं आईपीसी के अंतर्गत। अधिकारों कर्तव्यों का द्योतक नहीं है, अपितु सामाजिक हितों का संरक्षण है। ये हम
जो बात करते हैं आईपीसी के जो सेक्शन है उनकी बात करते हैं, तो वो अधिकारों कर्तव्यों का द्योतक नहीं है। यहाँ पे केवल अधिकारों कर्तव्यों को बताने के लिए नहीं है, यहाँ पर सीधी सी बात आती है समाज के हितों का संरक्षण, सामाजिक हितों का संरक्षण किया जाता है इसके माध्यम से। यानी हाँ, यहाँ पर वो चीज़ लागू होती है कि विधि का जो उद्देश्य है वो क्या है। विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि समाज में लोगों के आचरण, व्यवहार, संव्यवहार, इन पर कंट्रोल करने का काम, इनको नियंत्रित करने का काम है। और ये जो नियंत्रण है वो विधि शास्त्र के माध्यम से करती है, सैंक्शन। और राज्य के पास भौतिक शक्ति होती है, उस भौतिक शक्ति के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। ये चीज़ तो आईपीसी की जो हो गई सब के बारे में। अब मानहानि के बारे में, मानहानि उसमें दे रखा है आईपीसी में। तो विधि मृत व्यक्ति की ख्याति को संरक्षण देती है, मृत व्यक्ति की जो ख्याति है उसको भी संरक्षण देती है, कि सामाजिक जो हित हैं उनकी संरक्षा करना विधि का उद्देश्य होता है। इसीलिए यहाँ भी मानहानि के की दृष्टि से देखा जाए तो विधि मृत व्यक्ति की ख्याति को संरक्षण देती है। अगर मृत व्यक्ति के बारे में कोई अपमान लेख प्रकाशित किया जाता है जिससे कि उसकी ख्याति को ठेस पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में उसको दंडनीय अपराध माना जाता है। कि अगर अपमान लेख प्रकाशित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दंडनीय अपराध माना जाता है। लांछन लगाना मानहानि के लिए अभियोज्य होगा। बस लांछन लगाना ही काफ़ी है, तो लांछन लगाना वो मानहानि के लिए अभियोजन करने के लिए मान्य होगा, अभियोज्य होगा। यदि इस कारण मृत व्यक्ति के जीवित सगे संबंधी, रिश्तेदार, परिचितों, इनकी प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचता है और भावनाओं को ठेस पहुंचती है, आघात और भावना को ठेस पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में मानहानि का दावा किया जा सकता है उसके रिश्तेदारों द्वारा, उसके परिचितों द्वारा। यहाँ पर ध्यान रखने की चीज़ यही है कि जो लांछन लगाया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, वो लांछन उसके जो मृत व्यक्ति के जो जीवित सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, उनकी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगता है, उनको आघात लगता है, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मानहानि के लिए अभियोज्य होगा वो लांछन। अब इसी क्रम में हमने अजन्मे बालक की स्थिति देखी, जिसने जन्म नहीं लिया है, लेकिन उसके भी विधि के अधिकार होते हैं। हमने मृत व्यक्ति की स्थिति देखी, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। इसको यहाँ पे लीगल पर्सनैलिटी की श्रेणी में माना जाता है। और वास्तविक मनुष्य के बारे में भी हमने देखा कि जिनको राइट एंड ड्यूटीज नहीं है, जिनको विधिक व्यक्ति नहीं माना जाता, यहाँ पे निगेटिव में ये वास्तविक मनुष्यों की विधिक स्थिति है वहाँ पर निगेटिव स्थिति में है, चाहे वो निष्कासित व्यक्ति है, चाहे वैवाहिक सूत्र में बंधे हुए पति पत्नी है। अब एक अलग से एग्जाम्पल आता है आपके पशुओं के बारे में।
हमने बालकों का देख लिया, अजन्मे बालक की देख ली स्थिति, वास्तविक मनुष्यों को देख ली, मृत व्यक्ति की स्थिति देख ली कि उनको लीगल पर्सनैलिटी माना जाता है या नहीं माना जाता है। और अब पशुओं की स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। प्राचीन काल में जो पशुओं की जो स्थिति थी, पशुओं को भी मनुष्य के समान व्यक्ति माना जाता था और लीगल पर्सनैलिटी में उसको रखा जाता था। प्राचीन काल में कुछ प्रयोजनों में व्यक्तियों के तुल्य इन पशुओं को माना जाता था। कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे। यहूदी विधि से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि कोई बैल किसी व्यक्ति को सींगों से मार डालता तो ऐसे बैल को पत्थर मार के उसकी हत्या किया जाना आवश्यक था। पत्थर मारते थे उस बैल के और उसकी हत्या कर देते थे, और उस बैल के मांस को खाना निषिद्ध कर दिया जाता था कि मरा हुआ जो बैल है इसके मांस को कोई भी नहीं खाएगा। तो ये यहूदी विधि का एग्जाम्पल है। दूसरा, हमने जर्मन विधि से एक एग्जाम्पल उठाया है। जर्मन विधि में एक मामला आया था कि मुर्गे के खिलाफ एक अभियोग था, और अभियोग ये था कि वो बुरी तरह से बांग देता है। मुर्गों की आदत होती है कि वो बांग देते हैं। पुराने समय में हमारी ये घड़ी माना जाता था टाइम के लिए कि मुर्गा बांग देता था, तो हमारे पूर्वज ये समझ जाते थे कि कितने बजे हैं, तो भी फिर वो अपनी दिनचर्या उसी हिसाब से वो शुरू करते थे। तो यहाँ पर जो जर्मन विधि में जो मामला था, मुर्गे के विरुद्ध अभियोग लगाया था कि वो बुरी तरह से बांग देता था। कोर्ट में उसको लाया गया और उसको प्रतिवादी कक्ष में खड़ा किया गया। जो कटघरा होता है प्रतिवादी का, उस प्रतिवादी के कटघरे में उसको खड़ा किया गया और उसको मृत्युदंड की सजा दी गई। यहाँ पर ये देखे उसको एक पर्सनैलिटी मान के, लीगल पर्सनैलिटी मान के मुर्गे को भी मृत्युदंड की सजा यहाँ पे कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो यूनानी विधि से लेते हैं। तो यूनानी विधि में पेड़ पौधों को, वृक्षों को और पशुओं को, जानवरों को भी दंडित किया जाता था। यहाँ पर हमें सीधी सी बात ये समझनी है कि जो वास्तव में मनुष्य नहीं है लेकिन फिर भी उनको व्यक्ति माना जाता है, तो ये यूनानी विधि में भी यहाँ पर चीज़ आती है कि वृक्षों और जानवरों को भी दंडित किया जा सकता था। एक प्रोफेसर सदरलैंड, जो कि बहुत बड़े अपराध शास्त्री रहे हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट, तो उन्होंने अपने एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी नाम की किताब है, दंड विधि के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इस पुस्तक के अंदर यहाँ पे एक चीज़ कोट की है अपनी किताब में। 1519 की बात है, तो वहाँ पे चूहों ने किसान के जो बगीचा था उसको नुकसान पहुंचाया। किसान के बगीचे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था और इन चूहों के खिलाफ भी वाद किया गया कोर्ट के अंदर। इसकी पैरवी भी की गई। प्रतिरक्षा के तर्क अब सुनिए आप। जो कोर्ट में मामला लेके जाता है, वादी पक्ष जिसकी बात हम करें, उसने ये अपना वक्तव्य दिया कि चूहों ने मेरा उद्यान बुरी तरह से नष्ट कर दिया है। चूहों का वकील भी
कोर्ट में अपना वक्तव्य देता है उसके चूहों का बचाव करने के लिए। और बचाव ये करता है कि चूहों ने केवल नुकसान ही नहीं किया है, चूहों ने तो उल्टा उसके उद्यान को उर्वरक बनाया, उपजाऊ बनाया है। उसके जो बिल हैं उन बिलों के माध्यम से चूहों ने उद्यान को उपजाऊ बनाया है। अब सजा, कोर्ट ने दोनों को सुना है, वादी पक्ष को भी सुना और प्रतिवादी पक्ष को भी सुना। वादी पक्ष ने ये स्टेटमेंट दिया कि चूहों ने मेरा उद्यान नष्ट कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया। और प्रतिवादी पक्ष जो कि डिफेंस था, डिफेंस की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया कि चूहों ने उस किसान के उद्यान को, उस बगीचे को उपजाऊ भी किया है। कोर्ट ने सजा दी, देश निष्कासन की सजा दी, देश निकाला की सजा दी गई। और न्यायालय द्वारा विशेष निर्देश भी दिए गए। क्या निर्देश थे? सबसे पहला निर्देश ये दिया गया कि इनकी शारीरिक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। चूहों की जो शारीरिक सुरक्षा है उसका पूरा ध्यान रखा जाए, इनको कोई बाज या कुत्ता न खा पाए, ये भी यहाँ पे विशेष रूप से कहा गया। दूसरा बिल्कुल नोट करने वाले निर्देश है कि ऐसी चूहियाँ जो कि बच्चों को जन्म देने वाली थी, गर्भिणी चूहियाँ, उनका विशेष ध्यान रखा जाए, उनके प्रति उदारता बरती गई। उनके लिए ये कहा गया कि 1 माह तक वहीं रहने की अनुमति दी जाए। गर्भिणी चूहियों को विशेष रूप से उदारतापूर्ण रूप से ये प्रोटेक्शन मिला कि इनको 1 महीने तक यहीं रहने दिया जाए, 1 महीने तक इनको छेड़ा न जाए और इनका ध्यान रखा जाए। तो इस तरह से कुछ बातें जो हमने की हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आती हैं आपके लीगल पर्सनैलिटी टॉपिक में, वो जन्म में बालक की स्थिति क्या होती है, क्या उसको लीगल पर्सनैलिटी माना जाता है या नहीं माना जाता है। दूसरा, जो वास्तविक मनुष्य हैं उनकी स्थिति क्या हो सकती है, वास्तव में मनुष्य हैं लेकिन उनको क्या हम लीगल पर्सनैलिटी उस स्थिति में मान सकते हैं जिसमें निष्कासित व्यक्ति जिनको कि देश निकाला दिया गया हो, या फिर ऐसी स्थिति में जबकि पति पत्नी जो कि विवाह सूत्र में बंधे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या उनको व्यक्ति माना जाए या नहीं माना जाए, वो चीज़ हमने बात की। मृत व्यक्तियों की स्थिति, लीगल पर्सनैलिटी उनकी क्या होती है उसकी बात की। और अंत में हमने पशुओं के बारे में, निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात की। यहाँ पे पशुओं की जो स्थिति उसकी बात करी, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी जो क्लासेज हैं उनको ध्यान से आप रुचि लेके देख रहे हैं और अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रख रहे हैं। मुझे इस बात से बहुत खेद पहुंचा है कि आपकी ऑफलाइन क्लासेज बंद पड़ी हैं, लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता कि ये जो संक्रमण है, कोविड-19 का जो संक्रमण है वो इतना ज़्यादा प्रसारित हो रहा है, तो इसकी वजह से कोई भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो खुला नहीं है। फिर भी सभी जो इंस्टीट्यूशन हैं अपना अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं, और उम्मीद है कि हम जो ये प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। और आप लोग हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको यूट्यूब पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, इन पे आप आराम से
देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। क्योंकि जिस स्पीड से क्लास में जो स्टडी हो पाती है, तो मैं समझता हूँ कि उस स्पीड से आपकी स्टडी ऑनलाइन मोड में होना संभव नहीं होता है। क्योंकि ये समय ऐसा है, इस समय कोई टीचर कहाँ है, कोई कहाँ है। अगर एक जगह टीचर होते तो उस हिसाब से अपना जो व्याख्यान है वो आप लोगों तक पहुंचाते। फिर भी कोशिश सभी के द्वारा सकारात्मक रूप से की जा रही है और आप देख भी रहे होंगे कि ज़्यादातर जो टीचर्स हैं उन्होंने अपने वीडियो अपलोड किए हैं और उनको आप देख भी रहे हैं। और मैं पूरी तरह से ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमें एप्रिशिएट भी करेंगे। मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद।